सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत शानदार ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो भाई, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे हर जगह, अपने हर सोशल मीडिया पे जल्दी से लाइक और मतलब जल्दी से शेयर कर देंगे और वीडियो पे लाइक कर देंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही शानदार क्लास आपकी रहेगी। आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते रहते हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेहद ज़रूरी, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी लोगों के लिए। माफ़ी। चलो भाई, जल्दी से सारे बच्चे एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। जल्दी से हर जगह शेयर कर देंगे। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज कुछ क्लासेस कैंसिल हुई हमारी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में मेंस की क्लास बीच में कट हुई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बट कोई नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। एक बार सारे बच्चे ये भी बता देंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है आप तक। एक बार लेट मी जस्ट पुट दिस माइक हियर। चलो भाई, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे भाई। आर्टिकल्स हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? क्या पढ़ना है? आर्टिकल। सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिकल होते क्या हैं, कौन से आर्टिकल हमें आने चाहिए, कौन से क्या होते हैं आर्टिकल्स, सीधे जानते हैं फटाफट से। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, लेट मी जस्ट मार्कर उठाएं दो यार, ठीक है? चलो, तो आर्टिकल हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में दो होते हैं भाई मेनली। एक जिसको हम बोल देते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक जिसको हम बोल देते हैं डेफिनिट। आप कहोगे सर इंडेफिनिट में तो दो खुद ही होते हैं, ए और एन। देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, एक ए होता है, एक एन होता है। बेसिकली आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल वो होते हैं, देखो हमेशा ध्यान रखना, इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन इनको कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल आर्टिकल दा को कहते हैं। कहाँ कहाँ यूज करे जाते हैं? बहुत सिंपल बात है, विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। आर्टिकल ए या एन जो आएगा, पहली बात यह है कि नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। यानी कि ना तो ये अनकाउंटेबल के साथ लगा सकते हैं और ना ही आपका प्लूरल के साथ लगा सकते हैं। तो ए और एन कब नहीं आता है भाई? अनकाउंटेबल के साथ में ए या फिर एन नहीं आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के केस में नहीं आता है। और दूसरा, प्लूरल नाउन अगर आपने यूज करा है तो ऐसे केस में भी आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है? प्लूरल नाउन कौन से होते हैं? हम नाउन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ऐसे नाउन जिनमें किसी की संख्या एक से ज्यादा होती है। जैसे हमने कहा पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, यानी एक से ज्यादा, ठीक है? जैसे हमने कहा बॉयज, यानी कि एक से ज्यादा लड़के। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? चलो भाई, दूसरा देखेंगे आपका डेफिनिट आर्टिकल जो होता है द, इसके पास में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सब के साथ आ सकता है, यानी कि सिंगुलर के साथ आ सकता है, प्लूरल के साथ आ सकता है और अनकाउंटेबल के साथ में आ सकता है। व्हेन दे आर डेफिनिट, जब वो क्या होते हैं? डेफिनिट होते हैं। व्हेन दे आर डेफिनिट, जब वो डेफिनिट होते हैं तो ऐसे केस में आपका आर्टिकल द आ सकता है। कई बार बच्चों को पहचानने में दिक्कत होती है
कि सर डेफिनिट और इंडेफिनिट में फ़र्क क्या है? देखो बहुत छोटा-सा और एक बहुत प्यारा-सा डिफरेंस आपको बताऊँगा। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इनडेफिनिट और डेफिनिट 2 चीज़ों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इनडेफिनिट और डेफिनिट। क्या होता है जी डेफिनिट? सबसे पहले इनडेफिनिट समझेंगे। देखो कोई भी सेंटेंस होता है या कोई भी बात होती है, उसको कोई ना कोई बोलता है, जिसको हम कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं भाई? स्पीकर कहते हैं। ठीक है? और जो भी बात बोली जा रही है, उसको कोई सुन भी रहा है, जिसको हम कह देते हैं लिसनर। मैंने कोई बात कही और उसमें मैंने किसी नाउन का जिक्र करा। ठीक है? मैंने कोई बात कही और उसमें किसी नाउन का जिक्र करा। अगर आपको पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, तो समझ जाइएगा कि ये डेफिनिट रेफरेंस है। यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग आएगा। ठीक है? अगर मुझे तो पता ही है, देखो मैं अगर किसी चीज के बारे में कह रहा हूं तो मुझे तो पता ही है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, है ना? मुझे तो पता ही है। लेकिन जहां पे सिर्फ स्पीकर को पता है वो इंडेफिनिट रेफरेंस। जहां पे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता चल जाए कि किस चीज की बात की जा रही है, ऐसे केस में हम कहते हैं कि रेफरेंस आपका कैसा है? डेफिनिट है। ठीक है? जैसे कि मैंने कहा मैंने एक किताब खरीदी। अब एक बात बताइएगा, मैंने एक किताब खरीदी। मैंने क्या खरीदा? किताब खरीदी। आप बात बताओ, क्या आप लोगों को पता चला मैंने कौन सी किताब खरीदी? नहीं। कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया ही नहीं किताब के बारे में। मैंने आपको किताब के बारे में बताया ही नहीं। इसका मतलब है ये रेफरेंस कैसा हुआ? इंडेफिनिट रेफरेंस हुआ। कैसा रेफरेंस हुआ भाई? इंडेफिनिट रेफरेंस हुआ। फिर मैंने कहा मैंने एक किताब खरीदी और वो किताब चोरी हो गई। अब एक बात बताना, अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी किताब चोरी हुई। जो किताब खरीदी थी वही किताब चोरी हुई। इसका सीधा सा मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जब किताब को पहली बार हमने मेंशन किया तब वो इंडेफिनिट रेफरेंस था, जब दूसरी बार उसको मेंशन किया तो वही रेफरेंस आपका डेफिनिट बन गया। तो हम ये कह देते हैं कि अगर किसी नाउन को पहली बार मेंशन किया जाता है तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। जब उसको दोबारा मेंशन करते हैं तो ऐसे केस में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हुई? जैसे कि मैंने कहा मैंने एक सूरज देखा। आप कहोगे सर, अब एक बात बताइए, मैंने कहा कि मैंने सूरज देखा। आप बताइए कि क्या आप नहीं समझ पाए कि मैंने कौन सा सूरज देखा होगा? आप तो समझ ही गए होंगे कौन सा सूरज देखा होगा। समझ गए होंगे ना? एक ही तो सूरज है। मैंने कहा मैंने चंद्रमा देखा। तो क्या आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी, सर जी कौन सा चांद देखा? मेरे वाला चांद देख लिया या आपने खुद के वाला चांद? ऐसी बात नहीं है। वो चांद हम ऐसे कह देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन चांद हो गया, सूरज हो गया। मैंने कहा पृथ्वी गोल है। आप पूछोगे सर कौन सी पृथ्वी गोल है? नहीं पूछोगे ना। इसका मतलब ये है कि जब आपको पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, वही चीज आपकी डेफिनिट है। देखो मैंने कहा मैंने मैंने कहा उसको एक नई जॉब मिली है। उसको एक जॉब मिली है। आपको पता है कौन सी जॉब मिली है? नहीं पता ना। नहीं पता कि कौन सी जॉब मिली है, लेकिन मैंने कहा कि उसकी सैलरी कम है। तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी किसकी सैलरी कम है। क्यों? जो जॉब मिली है उसी की तो सैलरी कम होगी। ऐसा तो है नहीं कि जॉब में 15 सैलरी हो। आप पूछो सर ये बताओ जॉब तो ठीक है लेकिन कौन सी वाली सैलरी कम है, ये तो नहीं पूछोगे। भाई एक जॉब मिली है तो इसका मतलब उसकी सैलरी एक होगी। जब जॉब की बात पहले कर ली तो दोबारा जब हम सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी आपका कैसा नाउन बनेगा? डेफिनिट बनेगा। मैंने कहा मैंने एक कार देखी। ठीक है? और उसका ड्राइवर। अब जब मैंने कार की बात की तो क्या पता है आपको कि कौन सी कार देखी? नहीं पता। तो इनडेफिनिट रेफरेंस। मैंने उस कार के ड्राइवर की बात की तो क्या ये रेफरेंस इनडेफिनिट बनेगा? नहीं, क्योंकि कार में ऐसा तो है नहीं कि 15 ड्राइवर हैं और 15 में से मैं एक की बात करूं। कार का ड्राइवर तो एक ही होता है। यानी कि आपको पता है कि अब की बार मैं जिस ड्राइवर की बात कर रहा हूं वो उस कार का है जो मैंने अभी अभी मेंशन करी है। तो ये डेफिनिट और इनडेफिनिट का जो डिफरेंस होता है वो एक बेसिक सा डिफरेंस होता है और वो ये डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं हम इन्हीं चीजों को डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ये मैंने आपको जिस्ट बता दिया है पूरे चैप्टर का। पूरे चैप्टर का जिस्ट यही है, यही है। ठीक है? दूसरा हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रॉपर नाउन, हमने नाउन में भी पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन जनरली आर्टिकल्स नहीं लेते हैं, लेकिन आर्टिकल में हम ये पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर नाउन है जो आर्टिकल लेते हैं, उनको पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है?
चलो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। अब देखो ए का और एन का डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए या फिर एन को यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हो सकता है नाउन हो सकता है पहले एडजेक्टिव हो और फिर नाउन हो सकता है पहले एडवर्ब हो फिर एडजेक्टिव हो और फिर नाउन हो। बेसिक बात दोस्त ये है, जो पहला वर्ड आएगा ए एन के बाद में, जो पहला वर्ड आएगा उसका साउंड आपको देखना है। क्या देखना है? उसकी आवाज देखनी है। अगर वो आवाज आपको वॉवल साउंड लगता है, यानी कि स्वर की ध्वनि आती है, अगर उसकी ध्वनि स्वर की है तो आप एन का यूज करोगे, और अगर उसकी ध्वनि व्यंजन की है तो आप ए का यूज करोगे। किसकी ध्वनि? इस नाउन की नहीं दोस्त। अगर नाउन पहले आ रखा है इसके जस्ट बाद में तो नाउन की ध्वनि, अगर एडजेक्टिव पहले आ रखा है तो एडजेक्टिव की ध्वनि, अगर एडवर्ब पहले आ रखा है तो इस एडवर्ब की ध्वनि। यानी कि जो वर्ड ए या एन के जस्ट बाद आएगा उसकी ध्वनि आपको देखनी है। अगर उसकी ध्वनि स्वर ध्वनि है यानी कि वॉवल साउंड है तो एन का प्रयोग करेंगे, और अगर उसकी ध्वनि क्या है आपकी व्यंजन वाली है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है तो ऐसे केस में आप ए का प्रयोग करोगे। ठीक है, बात क्लियर है भाई? साउंड से डिसाइड करेंगे कभी भी। जो इंग्लिश के जो हमारे वॉवल्स होते हैं उससे हमें डिसाइड नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देंगे, बच्चे करेंगे कि उन्होंने पढ़ रखा है ए ई आई ओ यू, इसके हिसाब से डिसाइड करने लग जाएंगे कि वॉवल आएगा या फिर आपका कॉन्सोनेंट आएगा। जैसे कि मैंने कहा आई सॉ अ, या आई सॉ एन वन आइड बर्ड। मैंने एक आंख की चिड़िया देखी, मैंने एक आंख की चिड़िया देखी या पक्षी देखा। देखो बच्चों से गलती अक्सर कहाँ होगी, उन्होंने देखा कि ये ओ आ रखा है। दोस्त ये ओ आपको नहीं देखना है, इसका साउंड आपको देखना है। और इसका जो साउंड है ना वो ओन नहीं होता है, वो क्या होता है? वन होता है। और ये जो वन है आप सभी जानते हैं कि जब हिंदी के हम जब जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स देखते हैं, हिंदी में स्वर और व्यंजन देखते हैं, तो ये व्यंजन की कैटेगरी में आता है, स्वर की नहीं। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एन का नहीं ए का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? एन का नहीं ए का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लिखा सी, देखना एक बार सेंटेंसेस देखना जो मैं लिख रहा हूं बहुत जरूरी सेंटेंसेस है। कई बार बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सी गेव मी एन राइप एप्पल। कई बच्चों को क्या लगता है कि सर यहाँ पे एन तो करेक्ट है, क्योंकि नाउन का जो साउंड है वो क्या है? एप्पल है। और एप्पल का साउंड कैसे है? यानी कि हम कह सकते हैं आपका वॉवल साउंड है। लेकिन दोस्त जो बात अभी बताई थी वो बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको ये साउंड नहीं देखना है। आपको जो साउंड देखना है ना वो ये देखना है कि इसके जस्ट बाद में जो शब्द आ रहा है, जो इसके जस्ट बाद में शब्द आ रहा है उसका साउंड आपको देखना है। यानी कि आपको एप्पल का साउंड नहीं देखना, आपको साउंड देखना है किसका? इस राइप का। यानी कि जो भी इसके बाद में जस्ट बाद में शब्द आएगा उसका साउंड आपको देखना है। तो ऐसे केस में राइप जो कि र का साउंड देता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। बात क्लियर है भाई? किसी को डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? देखो बहुत बेसिक से समझा रहे हैं और बहुत एडवांस्ड लेवल तक आपको समझाएंगे। ठीक है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपसे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने ऐसे लेटर्स हैं, कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनके साथ में आप एन का प्रयोग कर सकते हैं? एक बार गिन के बताइएगा किस किस लेटर के साथ में एन का प्रयोग कर सकते हैं। ए ई आई ओ यू है या कोई और भी लेटर है जिनके साथ कर सकते हैं? जल्दी से काउंट करके बताइए कितने लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में एन का प्रयोग करना पॉसिबल है। मैं आपके सामने एक बार सारे लेटर्स लिख देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एस टी यू वी
W X Y Z। आई होप पूरे लिख दिए होंगे, ABCDEFGHIJKLMN। हाँ, LMN के बाद में बहुत सारे छूट गए, कोई मुझे लगा कि कम रह गए कुछ। LMNOPQR, हद हो गई। OPQRSTUVWXYZ। बताओ भाई, अब इनमें से देख के आपको बताना है, इनमें से देख के आपको बताना है कि कौन से के साथ में आ सकता है। ठीक है, देखो एक बार, अरे मजाक मजाक में छोड़ा है, ठीक है, और आप लोग पकड़ भी नहीं पाए कि मैंने कहाँ छोड़ दिया। देखो, ए के साथ में आप एन लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी केस में आप बी के साथ में एन का प्रयोग नहीं करोगे, सी के साथ में आप एन का प्रयोग नहीं करोगे, डी के साथ में नहीं करोगे, ई आप सभी जानते हैं कर सकते हैं, एफ के साथ में एन का प्रयोग करना पॉसिबल होता है भाई, एफ के साथ में एन का प्रयोग करना पॉसिबल होता है। जैसे कि मैंने लिखा, दे हैव बिल्ट डैश FOB। बताइएगा ए आएगा या फिर एन आएगा। FOB का मतलब होता है दोस्त फुट ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज। ठीक है, बताएंगे एक बार, ए आएगा या एन आएगा। देखो, आपको अभी क्या बताया था कि आपको ना लेटर देखना है ना कुछ देखना है, आपको जस्ट साउंड देखना है। जब आप FOB को रीड करोगे तो इसको फोब रीड नहीं करना है, इसको क्या रीड करते हैं, FOB। तो ध्यान दीजिएगा, एफ के साउंड में ए आ रहा है, अगर ए आ रहा है तो आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा, ए का नहीं। ठीक है, एन का प्रयोग किया जाएगा, ए का नहीं। ठीक है, ऐसे ही जी को देखोगे तो आप कहोगे कि इसके साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन एच के साथ बहुत बार आपका एन आता है, आई के साथ में आता है, जे के साथ में नहीं आता, के साथ में नहीं आता, जे। लेकिन जब आप एल का साउंड देखोगे ना, जैसे यहाँ पे एफ का साउंड था वैसे ही यहाँ पे एल का साउंड है। यानी कि जो भी ऐसे लेटर हैं जिनका साउंड वॉवल से शुरू होता है और जब उन लेटर्स को हम इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इसको फोब नहीं पढ़ रहे हैं, सारे लेटर्स अलग अलग हैं, FOB। सो एफ का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है भाई। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने कहा LIC, तो LIC में किसका साउंड आएगा, ए का साउंड आएगा, तो हम कह सकते हैं एल के साथ आ सकता है। सेम इसी लॉजिक से जैसे मैंने कहा इट इज एन MNC, एन MNC, तो जब भी हम एम को इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करें, एन को इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करें तो भी आएगा। ओ के साथ में तो आप सभी जानते हैं कि आता ही है, पी के साथ में कभी नहीं आएगा, क्यू के साथ में कभी नहीं आएगा, आर को जब भी आप इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करोगे तो इसके साथ में भी आएगा, एस के साथ में भी आएगा, टी के साथ में कभी नहीं आएगा, यू के साथ में आता ही है क्योंकि ये तो वोवल का पार्ट है, हमेशा नहीं आता है लेकिन हाँ आ जाता है, वी के साथ में कभी नहीं आता, डब्ल्यू के साथ में कभी नहीं आता, एक्स, एक्स का साउंड कैसा है, एक्स, सी इज एन एक्स ऑफ माइंड या फिर सी इज अ एक्स ऑफ माइंड, तो आप कहोगे एन, सो एन। ठीक है, सिर्फ अगर एक्स भी लिख रहे हो तो भी आप एन लिख सकते हो। ठीक है, आगे y के साथ में नहीं आता है और z के साथ में भी नहीं आता। एक बार लेटर्स गिनेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अच्छा x के साथ में गलती से ये वाला लगा दिया, सर्कल करना था क्योंकि x के साथ में आ सकता है। ठीक है, x के साथ में आ सकता है, यानी कि ओवरऑल 13 लेटर आपके ऐसे हैं जिनके साथ में आप n का प्रयोग कर सकते हैं। कितने लेटर, 13 लेटर्स। ठीक है, 13 लेटर टोटल ऐसे हैं जिनके साथ में कर सकते हैं प्रयोग, n का प्रयोग पॉसिबल है। ठीक है, छोटी सी बात है, वैसे आपको खुद से पता भी होनी चाहिए, लेकिन हाँ मैंने आपको करके दिखा दिया है कि कौन से ऐसे हैं। ठीक है, चलो भाई, इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, आप एक बार बताना। मैंने लिखा, रमेश is
a SBI employee। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, रमेश is an SEBI employee। देखो, जब आप देखोगे ना ऊपर वाले सेंटेंस को, तो इसको हम इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करते हैं, तो इसको SBI लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SBI, क्योंकि इसको ना इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली का मतलब है एस को अलग पढ़ते हैं, बी को अलग पढ़ते हैं और आई को अलग पढ़ते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि आर्टिकल ए का नहीं एन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ए का साउंड आ रहा है, एस। ठीक है, लेकिन नीचे वाला सेंटेंस जब देखोगे ना, रमेश इज एन सेबी एम्प्लॉय, ये जो होता है ना सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसकी स्थापना कब करी गई थी। क्या हो गया, अंग्रेजी का मास्टर, जीएस पूछे जा रहा है, कोई बात नहीं, बताएंगे एक बार सेबी की स्थापना कब करी गई थी भाई। ठीक है, तो इसको भाई इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसको हम सेबी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेबी, नाबार्ड, ये जो ऐसी बॉडीज हैं, इनको हम अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, इनको हम मतलब इनको अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, एक वर्ड के तरीके से पढ़ते हैं। तो इसको बेसिकली क्या पढ़ा जाता है? सेबी। अगर सेबी पढ़ा जा रहा है तो सेबी के साउंड में स से शुरू हो रहा है, और ऐसे केस में आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ए का प्रयोग किया जाएगा। चलो भाई, बात क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट इस चीज में? अगर कोई डाउट नहीं है तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं एसएससी ने। द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया। बताएंगे भाई फटाफट से। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा जी रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, और उसके अलावा इंग्लिश बाय प्रशांत सर टेलीग्राम चैनल। इन दोनों जगह पे आपको पीडीएफ 101% मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई, द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज अ इम्पोर्टेंट। जैसे ही आप देखोगे इम्पोर्टेंट, भाई इम्पोर्टेंट को तो आप समझ ही जाओगे, किससे साउंड है इसका? वोवल साउंड है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट अगर वोवल साउंड है तो आर्टिकल ए का नहीं एन का प्रयोग किया जाएगा। किसका? एन का प्रयोग किया जाएगा। बात क्लियर है? देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया, 7वें महीने यानी कि जुलाई 2022 में। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, इन अ आवर्स टाइम आई विल रिटर्न बट नाउ लेट मी गो। इन अ आवर्स टाइम, इन अ आवर्स टाइम। जैसे ही आप देखोगे ये जो आर है ना, इसको भाई हावर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हावर नहीं, इसको आर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? आर। ठीक है, सो बेसिकली इसको आप पढ़ते हैं, तो जैसे ही हम देखा कि इसका साउंड किससे आ रहा है, इसका वोबल साउंड होता है। अगर इसका वोबल साउंड होता है ना, तो ऐसे केस में इसके साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, ए का नहीं। इसका प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है, ए का नहीं। ठीक है, सो इन एन आवर्स टाइम, इन एन आवर्स टाइम। दूसरा क्वेश्चन जब आप देखोगे, एन वन आइड मैन। जैसे ही आप देखोगे वन आइड, वन आइड, जैसे ही आपने देखा वन आइड, तो इसको हम किससे पढ़ रहे हैं? व से पढ़ रहे हैं, तो एन का नहीं ए का प्रयोग किया जाएगा। सो अ वन आइड मैन, अ वन आइड मैन। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे सारे बच्चे। अगला फिर से देखो, एसएससी एमटीएस का 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग। ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग। जल्दी से आंसर करेंगे भाई फटाफट से। सो एन ऑनेस्ट लिविंग, इस लिविंग वर्ड के साथ में आर्टिकल लगाना पॉसिबल होता है, और क्योंकि ऑनेस्ट वर्ड आ रखा है तो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, आर हो गया, ऑनर हो गया। ठीक है, इनके साथ में एन का प्रयोग किया जाता है, ना कि ए का। ठीक है, नेक्स्ट,
Scientists have made dramatic progress in understanding an universe and the mechanisms of biology. SSC MTS 14/7/2022, SSC MTS 14/7/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। ऑनरेबल वगैरह तो ऑनर से ही बनते हैं, तो इतना ज़्यादा मैं वर्ड्स नहीं लिखाऊंगा आपको, लिस्ट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे रट्टा मार के बैठे हैं कि सर यूनिवर्स के साथ में एन का नहीं ए का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि जितने भी ऐसे नाउन हैं जो कि डेफिनेट हैं, एक बात बताओ, आपको नहीं पता है कि किस यूनिवर्स की बात की जा रही है? 50-60 यूनिवर्स हैं क्या आपके? आपका एक ही यूनिवर्स है। ठीक है, आपका एक ही यूनिवर्स है। अगर एक ही यूनिवर्स है तो आर्टिकल ए का नहीं मित्र द का प्रयोग किया जाएगा। इसका द का प्रयोग किया जाएगा। सो द यूनिवर्स। सो साइंटिस्ट्स हैव मेड ड्रामेटिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स एंड द मैकेनिज्म्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये एक ब्लफ करने के लिए क्वेश्चन आपको डाल दिया गया था और आप ब्लफ हो गए, मुबारक हो। देयर इज नो डिनाइंग दैट आर कंट्री इज एन मेजर इकोनॉमिक स्लम्प, इज इन एन मेजर इकोनॉमिक स्लम्प। ये भी अगेन एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, 22/7/2022, यानी कि 22 तारीख 7वां महीना 2022 को पूछा गया। जैसे ही आप देखोगे मेजर, मेजर का जो साउंड आता है वो म से आता है। वैसे भी हमने बताया था एम से तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप आर्टिकल एन का प्रयोग कर पाओ, आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, सो हम लिखेंगे अ मेजर इकोनॉमिक स्लम्प। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। अब तक आपने एमटीएस के देखे, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे एसएससी सीजीएल में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा नहीं है कि एमटीएस में ही आसान क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर करेंगे द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे ही आप देखोगे चीप, ची को हम च से पढ़ते हैं, च, और च आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है, यानी कि व्यंजन साउंड होता है, व्यंजन ध्वनि देता है। इसका मतलब है कि आर्टिकल एन का नहीं आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ आर। देखोगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी कि मेंस में पूछा गया एक क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन है? कुछ भी नहीं। ठीक है, नथिंग क्वेश्चन। ठीक है, जैसे नथिंग फोन आता है ना, वैसे नथिंग क्वेश्चन। जैसे ही आपने देखा कि आर लगा रखा है तो ए आर नहीं होगा, एन आर हो जाएगा। ठीक है, एन आर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल। आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल। एसएससी एमटीएस का सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले न्यू का साउंड न से आता है, अगर न से साउंड आ रहा है तो इसका मतलब है एन आर्टिकल नहीं आएगा। सबसे पहले एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एक ऑप्शन आपका सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। दूसरा, आप ये देखोगे अबाउट एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की। जब भी कोई प्रेपोजिशन आपका आएगा और उस प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो वो वर्ब हमेशा और हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज करी जाएगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बॉट लगा रखा है तो बॉट वैसे गलत हो गया। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा रखी है, आर्टिकल ए लगा रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज दी करेक्ट आंसर, डी इज दी करेक्ट आंसर। अरे प्रोनाउन की क्लास करवाएंगे, अब आर्टिकल या प्रोनाउन दोनों में से एक ही तो पढ़ा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि आधे बोर्ड पे चलो इधर हम प्रोनाउन पढ़ा लेते हैं एक हाथ से और एक हाथ से इधर आर्टिकल पढ़ा लेते हैं। अब वायरस तो हम नहीं नजर आ रहे होंगे कि चलो आते हैं इधर वाले बच्चे जिनको प्रोनाउन पढ़ना है वो इस हाथ की तरफ देखें, जिनको आर्टिकल पढ़ना है वो इस हाथ की तरफ देखें। ऐसा तो नहीं कर पाएंगे ना। तो प्रोनाउन पढ़ाएंगे, पहले आर्टिकल पढ़ा लें, फिर डिटर्मिनर पढ़ाएंगे। जब आर्टिकल और डिटर्मिनर दोनों हो जाएंगे तो फिर प्रोनाउन भी पढ़ाएंगे। अरे भाग थोड़ी ना गई छोड़ के, इतनी परेशानी
तो जब आपको वो छोड़ के जाती होगी तब भी नहीं होती होगी कि प्रोनाउन छोड़ने पे हो रही है। हाँ यार, बताओ, आ जाओ। बुलबुल इज ऑनेस्ट गर्ल। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी आएगा हमेशा एक आर्टिकल अपने साथ में लेता ही लेता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गर्ल काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो आर्टिकल यहाँ पे आना चाहिए था, नहीं आ रखा है, इसीलिए नो इंप्रूवमेंट गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरा देखोगे, बुलबुल इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे अगर आर्टिकल ए होता तो ये सही होता, लेकिन आर्टिकल तो नहीं है। आर्टिकल अगर मिसिंग है तो बी ऑप्शन भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप डी ऑप्शन की तरफ देखोगे तो ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट के हिसाब से आर्टिकल ए का नहीं एन का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन डी भी आपका गलत है। ए ऑप्शन जो आपका है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड ऑल्सो द क्वाइट प्लेस। चलो, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई, ये ए और एन के डिफरेंस पे बेस्ड नहीं है, लेकिन हाँ ठीक क्वेश्चन है, फिर भी कोई नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, बता सकते हैं। आवाज बढ़ाकर पढ़ाऊं प्लीज? अरे काहे इतनी आवाज, कान वान फोड़ने हैं क्या? ठीक तो है आवाज। आप आवाज बढ़ा लीजिए अपने फोन की ना, अब फिर भी आवाज कम लग रही हो तो बॉक्स वगैरह लगा लीजिए अपने घर में। मतलब पढ़ाई करनी है या मेरी मतलब आवाज इतनी मधुर है क्या, उस पर डांस वांस करने का मन कर रहा हो, गाना लग रहा हो, मैं गाना गा रहा हूँ? चक्कर। देखो भाई, जैसे हमने देख रखा है, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे आर्टिकल मतलब ये कंजंक्शन एंड आ रखा है, एंड से जब चीजों को हम जोड़ रहे हैं, इधर इंडेफिनिट रेफरेंस, इधर इंडेफिनिट रेफरेंस, तो इधर भी इंडेफिनिट रेफरेंस रहा होगा। अगर इधर भी रहा होगा तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, द का नहीं। दूसरा, मैंने कहा आपको पोएम लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पेन चाहिए, क्या कोई डेफिनिट पेन चाहिए? ना। एक डायरी चाहिए, क्या कोई डेफिनिट डायरी चाहिए? ना। उसके अलावा आपको एक शांत प्लेस चाहिए, क्या एक ही शांत प्लेस है दुनिया में? ना, बहुत सारे शांत प्लेस हो सकते हैं, उनमें से एक आपको। तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल द का नहीं, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल द का नहीं, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। हमारी क्लासेस रात्रि में 10 बजे होती हैं, ठीक है, 10:00 PM, इसमें PM में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलो भाई, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है डेफिनिट और इनडेफिनिट रेफरेंस, जो कि हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं कि डेफिनिट रेफरेंस क्या होता है और इनडेफिनिट रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर भी बता देता हूं, जब भी कोई चीज के बारे में हमने बात की, जब भी किसी चीज के बारे में हमने बात की और उस जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं आपको पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रेफरेंस डेफिनेट कहलाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में रेफरेंस को इनडेफिनिट रेफरेंस माना जाता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट में यही बेसिक सा डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, क्लोज टेस्ट भी करवाएंगे, चिंता ना करें। आ जाइए, निशा रिजेक्टेड द जॉब ऑफर एज अ सैलरी ऑफर्ड वाज टू लो। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो थोड़ी देर पहले शायद ऐसा ही कोई एग्जांपल दिया था और एमटीएस वालों ने यही पूछ रखा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं भाई, जैसे कार की बात की तो उसका ड्राइवर डेफिनेट हो जाएगा, जॉब की बात की तो उसकी सैलरी डेफिनेट हो जाएगी। ठीक है, एक बंदे की बात की, एक अगर बंदे की बात की तो उसकी वाइफ डेफिनेट हो जाएगी, क्योंकि 5-7 तो नहीं लेके घूमेगा, है ना। तो जब बंदे की बात कर रहे हैं तो उसकी वाइफ डेफिनेट हो जाएगी। क्या उसके बच्चे डेफिनेट होंगे? हाँ, बच्चे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पत्नी एक से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, लाइक मैंने बात की साइकिल की, और मैंने कहा साइकिल चलाते टाइम जो उसकी चेन होती है ना वो खराब हो गई,
तो साइकिल की चेन डेफिनिट होगी या इनडेफिनिट? तो आप कहोगे सर डेफिनिट हो जाएगी। क्यों? साइकिल में बहुत सारी चेन नहीं होती हैं, एक होती है, डेफिनिट। ठीक है। मैंने कहा कि यार स्टीयरिंग व्हील, और किसका स्टीयरिंग व्हील? मेरी कार का। मेरी कार के क्या 15-20 स्टीयरिंग व्हील होंगे? नहीं, एक होगा, डेफिनेट हो जाएगा। मैंने कहा मेरे कमरे की छत, मेरे कमरे की कितनी छतें हैं? 15 छतें? ना, एक छत है, डेफिनेट हो जाएगा। जभी भी आप लोगों को लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो सिंगल यूनिट है, सिंगल एंटिटी होती है, वो डेफिनेट हो जाता है। ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखेंगे, निशा रिजेक्टेड द जॉब ऑफर एज अ सैलरी ऑफर। निशा ने जॉब ऑफर ठुकरा दिया। ठीक है। अब देखो यहां पे आप देखोगे द जॉब ऑफर, और यहां पे अ सैलरी लगा रखी है। एक बात बताइए, अगर जॉब आपकी डेफिनेट आपने मान ली, अगर जॉब आपकी डेफिनेट आपने मान ली, तो सैलरी डेफिनेट होगी या इनडेफिनेट? तो आप कहोगे डेफिनेट होगी, और आर्टिकल ए का नहीं द का प्रयोग। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अ जॉब ऑफर क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल ठीक है, अगर ए होता वो भी सही होता, द है तो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि मुझे क्या पता कि ये डेफिनेट था या नहीं था। मैंने कहा यार निशा को एक ऑफर मिला था, लेकिन उसने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि सैलरी कम थी। जॉब ऑफर जरूरी नहीं है कि इनडेफिनिट हो, लेकिन ये जरूरी है कि सैलरी डेफिनिट होगी। बात समझ रहे हो? जॉब ऑफर हो सकता है इनडेफिनिट हो सकता है डेफिनिट हो। निशा ने जॉब ऑफर ठुकरा दिया, और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं निशा कौन है। निशा कौन है, या अगर जानते हैं तो जॉब ऑफर के बारे में भी पता होगा, तो हो सकता है ये डेफिनिट हो। ए होता तो भी काम चल जाता, द है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इस केस में ए हो या द हो, लेकिन यहां पे आर्टिकल द ही आएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल द अगर आएगा तो हम कहेंगे अ सैलरी नहीं होगा, द सैलरी होगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकंड इनिंग्स। निशा चिड़िया की सिस्टर है। ये चिड़िया कौन है, और चिड़िया का मतलब क्या होता है? देखो एक बात बताइए, सेकंड इनिंग्स, क्या पारी में 15-20 सेकंड इनिंग्स होती हैं मैच में? ना, सेकंड इनिंग्स एक ही होती है। अगर एक ही होती है तो डेफिनेट है, अगर डेफिनेट है तो आर्टिकल द। और यहीं से हम ये रूल बना लेते हैं कि जब भी कोई भी ऑर्डिनल आ रखा होता है, जब भी ऑर्डिनल नंबर की हम बात करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल नंबर के साथ में द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, दिस प्लेस इज, नहीं सॉरी, दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बोर्न। अब एक बात बताइए, कृष्ण जी का जन्म एक प्लेस पे हुआ होगा या बहुत सारे? एक ही प्लेस पे। तो दिस इज द प्लेस, ये वो प्लेस है जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ। अगर द प्लेस है, सो दिस इज द प्लेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हमें यह देखना है कि अगर कोई चीज एक ही जगह पे होती है, मतलब कोई चीज का संबंध एक ही चीज से है, यूनिक है, तो ऐसे केस में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आगे, डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock? देखो भाई, सीजीएल टीयर 2 का पेपर है, क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन, एन इंग्लिश एग्जामिनेशन, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं, पहली बात, ये किसी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कहा इंग्लिश का पेपर, तो मैं क्या कह रहा हूं, कोई इंग्लिश के पेपर जो होंगे उनमें से एक एग्जाम की बात कर रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश का पेपर। अगर इंग्लिश का पेपर मैंने लिखा है, इस एग्जामिनेशन की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ऐसे बंदे से पूछूंगा उसको पता हो जिस किस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। बात समझना, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इंग्लिश का पेपर कब शुरू होगा, मैं किस बंदे से क्वेश्चन पूछूंगा? जिसको पेपर के बारे में पता होगा। अगर उसको पेपर के बारे में पता है तो रेफरेंस कैसा बन जाता है? डेफिनिट। यानी कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है, दोनों को पता है, तो रेफरेंस डेफिनिट होता है। अगर डेफिनिट रेफरेंस है तो आर्टिकल एन का नहीं द का प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मीटिंग। देखो
सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में एरर इसीलिए भी हो गया कि होल्डिंग बाद में आएगा और इज पहले आएगा, तो इज को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग। दूसरी बात यह है कि कोई डेफिनेट इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग, ये नहीं बताया कि वो वाली इंपॉर्टेंट, बहुत सारी मीटिंग्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि नहीं, ये मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा है कि इंपॉर्टेंट मीटिंग एक ही होगी ना, बहुत सारी मीटिंग्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, अगर बहुत सारी हो सकती हैं उनमें से एक की बात अगर हम कर रहे हैं तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, और इंपॉर्टेंट के हिसाब से आर्टिकल एन आएगा, द नहीं। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंस अ मीटिंग ड्रू टू अ क्लोज आई रियलाइज्ड दैट पीपल वर नॉट रियली लिसनिंग टू मी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2। एक बात बताओ, देखो एक बात बताओ, मैंने कहा सिंस का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि सिंस अ मीटिंग ड्रू टू अ क्लोज आई रियलाइज्ड दैट पीपल वर नॉट रियली लिसनिंग टू मी। सबसे पहले देखेंगे, एक बात बताओ, मैंने कहा लोग, मतलब जब मीटिंग खत्म हुई तब मैंने रियलाइज करा, जब मीटिंग खत्म हुई तब हमने रियलाइज करा कि लोग मेरी तरफ सुन ही नहीं रहे थे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे, या मेरी बातों को सुन नहीं रहे थे। अगर हम ये कह रहे हैं तो ये बात कहेंगे किससे, किससे कहेंगे? ये बात मैं किसको आके बताऊंगा? जिसको मीटिंग के बारे में पता होगा उसी को तो बताऊंगा। एक बात बताइए, मैंने कहा यार जब मीटिंग खत्म हुई ना तब मुझे पता चला कि लोग मेरी सुन ही नहीं रहे थे। बात को समझने की कोशिश करना, ये बात मैं किसको बताऊंगा? अगर मान लीजिए मैंने ऐसे अननोन बंदे को बताया कि भाई जब मीटिंग खत्म हुई ना तब मुझे पता चला कि लोग मेरी तरफ सुन ही नहीं रहे थे, सामने वाला कहेगा पागल है क्या, दो थप्पड़ मारूंगा, कौन सी मीटिंग और कौन से लोग। यानी कि ऐसे जो सेंटेंसेज हैं ये एक डेफिनिट पर्सपेक्टिव में ही बोले जाते हैं। यहाँ पर कोई भी रूल्स आपके काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो काम करेगी वो है आपकी इंग्लिश की समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ये सेंटेंस हम तब बोलेंगे जब हमें पता हो कि हम किस मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमें पता, सामने वाले को पता हो, तो ऐसे केस में द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ये सिंस जो कंजंक्शन है ना भाई, ये भी सही नहीं है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा छोड़ो, क्वेश्चन ऐसे रखेंगे, क्या ये सिंस कंजंक्शन यहाँ पे सही है या नहीं? ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। और क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे ये कहता है कि क्या यहाँ पे जो सिंस कंजंक्शन लगाया गया है ये सही है या गलत। अगर ये गलत है तो इसकी जगह पे क्या आएगा, अगर ये सही है तो ये क्यों सही है। आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में जब वीडियो खत्म होगी तो कमेंट में आंसर करना है कि यहाँ पे ये सिंस सही था या गलत था। आगे आ जाते हैं भाई, जनरल रेफरेंस की बात नहीं करेंगे। अब भाई आर्टिकल द के कुछ विशेष यूसेज जान लेते हैं। आर्टिकल द कब कब आपका यूज करा जाता है, कुछ स्पेसिफिक इसके कुछ डेफिनेट यूसेज होते हैं, वो जान लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल द इज यूज्ड विथ एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन। जब भी हम एडजेक्टिव्स को नाउन के तरीके से यूज करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा द पुअर आर ऑनेस्ट। सो जब भी एडजेक्टिव को द के पहले, सॉरी, जब भी एक एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो वो एक नाउन की तरह से फंक्शन कर देता है। ठीक है, और ऐसे में दूसरी चीज आपको नोटिस करनी है कि ये हमेशा कैसे रहते हैं, प्लूरल रहते हैं। ये पूरी कम्युनिटी को, पूरी कैटेगरी को दिखा देते हैं। तो हम कहेंगे द पुअर आर ऑनेस्ट, द ब्यूटीफुल आर एडमायर्ड। जो सुंदर होते हैं ना उनको एडमायर करा जाता है। सो द ब्यूटीफुल आर एडमायर्ड,
द ब्यूटीफुल आर एडमायर्ड। सो हम कहेंगे कि जो सुंदर होते हैं उनको एडमायर किया जाता है। ठीक है, आगे अगला हमने लिखा द फिजिकली चैलेंज्ड शुड नॉट बी मॉक्ड। जैसे ही आपने देखा चैलेंज्ड, ये आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। ध्यान देंगे ऐसे केस में कई बार हम ये स्ट्रक्चर भी लगा देते हैं, द प्लस में एडवर्ब प्लस में एडजेक्टिव। यानी कि आपने ये तो पढ़ ही रखा है कि द प्लस एडजेक्टिव आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी कभी ये भी पॉसिबल होता है और ये भी पूरी कम्युनिटी को दिखा देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है द फिजिकली चैलेंज्ड, यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, ठीक है, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं उनको कभी हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगले। देखो अब कुछ ऐसे फिक्स्ड यूसेज आपको बता देता हूं। आर्टिकल में बहुत सारे फिक्स्ड यूसेज हैं, एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे। दूसरा जो हमारा फिक्स्ड यूज होता है वो होता है व्हेन समथिंग इज मेंशन्ड फॉर द सेकंड टाइम। आर्टिकल द के यूसेज पढ़ रहे हैं हम। जब किसी चीज को दूसरी बार मेंशन किया जाए, जैसे मैंने लिखा ही इज वियरिंग अ शर्ट, वो एक शर्ट पहन रहा है। क्या आपको पता है कि वो कौन सी शर्ट पहन रहा है? नहीं। सो अ शर्ट। फिर मैंने लिखा, अच्छा द शर्ट लिख लेना, इसको हैट हो गया, पहले मैंने हैट लिखा था। द शर्ट, द शर्ट इज मेड इन इंडिया। और शर्ट कहाँ पे बनी हुई है? इंडिया में। शर्ट को पहली बार लिखा तो ए, जब शर्ट को दूसरी बार लिखा तो द। आगे आई सॉ एन अगली मैन यस्टरडे, मैंने कल एक अगली मैन देखा। और फिर मैंने लिखा द मैन, वहां पे आर्टिकल एन के साथ था और यहाँ पे आर्टिकल द के साथ। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। थर्ड पॉइंट जो हमारा होता है उस पर ध्यान देंगे, नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक एंड ओनली वन। ऐसी चीजें जो कि यूनिक हैं, ओनली वन है। जैसे कि हमने कहा अर्थ हो गया, जैसे कि हमने कहा इन्वायरमेंट, स्काई। सो द अर्थ, द इन्वायरमेंट, द स्काई, द यूनिवर्स, द सन, द ग्रेट वॉल, द जुपिटर, ईटीसी। इन सब के साथ में भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो है ऑर्डिनल नंबर्स के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने कहा द फर्स्ट बॉय, द सेकंड बुक। इस तरीके से, यानी कि अगर किसी नाउन के पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब लगा रखे हो, लास्ट हो, नेक्स्ट हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। ध्यान देंगे भाई, रिवर के नाम के साथ में, सी के नाम के साथ में, ओशियन के नाम के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि क्या लेक के नाम के साथ में आर्टिकल द आता है या नहीं आता है। लेक के नाम के साथ में आर्टिकल द आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जब तक बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पे। अगला आपका पॉइंट है द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। ठीक है, जितने भी आइलैंड ग्रुप होते हैं आपके, उनके साथ में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा द ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, इसको आइसलेस नहीं कहते हैं, आइल्स बोल देते हैं। दी वेस्ट इंडीज, यानी कि जितने भी आपके आइलैंड्स होते हैं उनके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। दी अंडमान निकोबार। ठीक है, दी अंडमान निकोबार। आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। जितनी भी माउंटेन रेंजेस होती हैं उनके साथ में भी आर्टिकल द आता है। और ध्यान दीजिएगा ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेस प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती हैं। जैसे हमने लिखा दी हिमालयाज, दी आल्प्स, दी रॉकीज। और एक आपका क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा कि रॉकीज कहाँ स्थित है। ठीक है, इसकी लोकेशन बताओ। और ये जो आल्प्स है ये कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन बताओ। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं की लोकेशन आपको बतानी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इनके साथ में आर्टिकल द आता है और दूसरा इनके साथ इनको हम प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। हमेशा किसमें रखते हैं? प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, साउंड सही में कम है क्या? ज्यादा कम है क्या साउंड? चलो भाई, अगला देखेंगे। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि देखो माउंटेन रेंजेस की जब बात करते हैं तो आर्टिकल द आता है।
लेकिन जब भी माउंटेन पीक्स की बात करेंगे तो आर्टिकल द नहीं आता है। जैसे कि एवरेस्ट के साथ में आर्टिकल द नहीं आएगा, किलिमंजारो के साथ में आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक है, तो एवरेस्ट के साथ, किलिमंजारो के साथ जब भी हम किसी माउंटेन पीक का नाम लेंगे, पर्वत चोटी का नाम लेंगे, तो आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। द नेम्स ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स के नाम के साथ में आर्टिकल द आता है, जैसे कि द स्वेज कैनाल, द स्वेज कैनाल। ठीक है, बिल्कुल। आल्प्स जो है वो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर और टफ कराइए जिससे कि कोई ना कर पाए। आज बेसिक बेसिक चीजें, अभी आर्टिकल की एक क्लास और बचती है, उसमें टफ पढ़ाएंगे, भयंकर पढ़ाएंगे, एकदम बम्ब किस्म का पढ़ा देंगे। बताइए। ठीक है, बुक का नाम है हमारी वोकैब संजीवनी। अगला भाई, जितने भी डेजर्ट होते हैं उनके नाम के साथ में भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द सहारा, द थार, द गोभी, ईटीसी। ठीक है, देखो, अब आप कहोगे सर ये इतनी सारी लिस्ट हैं, इनको याद कैसे रखें? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है बच्चों के दिमाग में कि इतनी सारी लिस्ट है, उनको कैसे याद रखें? दो तरीके। ठीक है, हाँ, ऐसा पढ़ाएं कि इनका खोपड़ा उड़ जाए। ठीक है, खोपड़ा उड़ाएंगे, रुक जाओ। ठीक है, ये सब एग्जाम रेलेवेंट है तभी करा रहा हूँ। ठीक है, सारी की सारी चीजें एग्जाम रेलेवेंट है इसीलिए कराई जा रही हैं, नहीं तो कराते ही नहीं। सब कुछ रेलेवेंट पढ़ा रहे हैं, बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहिए। इतनी सारी चीजें आपको ऐसे ही मिल रही हैं, पढ़ते रहिए भाई, पढ़ते रहिए। ठीक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल अभी आएगा, रुक जाइए। अभी कल की क्लास रहती है, कल की क्लास में हम यही सब पढ़ेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल के जो यूसेज बच जाएंगे उनको पढ़ेंगे। उसके अलावा आपके कुछ एडवांस्ड यूसेज जो होते हैं आर्टिकल के, उनके लिए पढ़ेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम मेंस वाले स्टूडेंट्स को भी टारगेट करके चलेंगे। यानी सीजीएल मेंस आ रहा है, आगे सीएचएसएल मेंस भी आएगा, सो मेंस को भी टारगेट करेंगे कल की क्लास में। और ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी कल पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ यूसेज पढ़ रहे हैं द के, और कल ओमिशन पढ़ेंगे। आगे जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, इनके नाम के साथ में आपका आर्टिकल द आता है। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स। याद करने का तरीका यह है भाई, जितना ज्यादा रिवीजन मार सकते हो मारो। दूसरा, जब भी आप ऐसे नाउन देखो रीडिंग करते टाइम, तो उनको नोटिस करो, उनको देखो और उनको ऐसे निहारो, उनको देख देख के खुश हो, आहा ऐसा आर्टिकल लगा रखा है इसके साथ, वाह वाह वाह। मतलब निहारना नहीं है, ऐसा कुछ पता चले कि मतलब न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल ही देखते रह जाओ। मतलब लेकिन जहाँ भी आपको ऐसा दिखता है ना कि अच्छा हाँ देखो हिमालयाज़ के साथ आर्टिकल है, अच्छा देखो 50s के साथ में आर्टिकल है, अच्छा देखो 60s के साथ में आर्टिकल है। मतलब जब भी आप रीडिंग कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, जब तब जाके चीज़ों को अच्छे से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे सो हमने कहा द 50s, द 60s। ध्यान रखना, जब भी हम दशक की बात करते हैं, जब भी हम दशक की बात करते हैं, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं जब हम बात करते हैं किसकी, दशक की बात करते हैं, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सो द 50s, द 60s, द 70s, द 80s, इस प्रकार से हम लिखते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। भाई एमटीएस का नोटिस आ गया है। ठीक है, एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके फॉर्म्स जो हैं वो भरना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आज से 18 तारीख से, 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक का आपका टाइम है, डेट दी गई है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ नोटिफिकेशन में। एंड लेट मी जस्ट ओपन द नोटिफिकेशन हियर ओनली। ठीक है, सीधे सीधे यहीं पे नोटिफिकेशन खोल लेते हैं, ssc.nic.in। आप ही के सामने नोटिफिकेशन खोलते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस। जूम करके दिखा देते हैं अब आपको। देखो भाई साहब, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, 18 तारीख से। कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 18/1/2023 से 17/2/2022 एमटीएस के। ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज है, देखते हैं एक बार। एग्जाम पैटर्न भी देखते हैं, आप ही के सामने आ जाइए। ठीक है, 17 तारीख तक भरे जाएंगे, 1 महीने का टाइम दिया है भाई। ठीक है,
वैकेंसीज, भाई वैकेंसीज देख लेंगे, लगभग लगभग आपकी जो वैकेंसीज दी गई हैं 529 और 10,880, 10,880 प्लस 529, 11,000 प्लस वैकेंसीज आपकी बन जाती हैं। ठीक है, तो 11,000 प्लस वैकेंसीज हैं आपकी। आगे अगर एग्जामिनेशन के बारे में देखें, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, एज, एज लिमिट जो मांगी गई है वो 18 से 25 साल, 18 से 27 साल, जो 2 तरीके की पोस्ट हैं आपकी। और जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 2/1। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जैसे नॉर्मली रहता है वैसे ही है, कुछ ऐसा खास चेंज नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वालिफिकेशन सेम। हाउ टू अप्लाई, एसएससी की साइट पे जाके अप्लाई करना है आप लोगों को। ठीक है, कैंडिडेट्स, ये वाली लाइन पढ़ लेना जो बोल्ड कर रखे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट द लास्ट डेट। ये लिख रखा है कि लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस आपकी है। और इसके अलावा विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये 2 दिन, इसकी ज़रूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए, कायदे से ध्यान से फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, सेंटर दे रखे एग्जाम के। इसके बाद में scheme of examination. The examination will consist of a computer based examination. उसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड 2 सेशंस, 2 सेशन होंगे। जैसे मेंस का सिस्टम है ना, इसका एक ही एग्जाम है लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा ही है। सिस्टम क्या है भाई, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 20 रीजनिंग के होंगे। समय आपको दिया जाएगा 45 मिनट, 40 क्वेश्चन और 45 मिनट। जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और समय आपको दिया जाएगा 45 मिनट। यानी कि जो चेंजेस आपके सीजीएल और सीएचएसएल में लाए गए थे, कहीं ना कहीं वैसे ही चेंजेस आपके यहां भी लाए गए हैं। बस फर्क यह है कि अब की बार यहां पे प्री और मेंस का सिस्टम नहीं रखा है। प्री और मेंस नहीं है, एक ही एग्जाम है और एक ही एग्जाम 2 सेशन में होगा। 45 मिनट में आपका मैथ्स और रीजनिंग करना है जिसके 20-20 क्वेश्चन है, और 45 मिनट में आपका इंग्लिश और जीएस करना है जिसके 25-25 क्वेश्चन है। सो अगेन आप पाओगे कि इंग्लिश राइज पे है, इंग्लिश हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, इंग्लिश हमेशा बढ़ती रहेगी और बदतमीजों पढ़ते रहो इंग्लिश, और ढंग से पढ़ते रहोगे, बढ़िया से पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ते रहोगे, समझ लेना कि सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। यानी कि अब देखो एक चीज और कर दी है कि 3 नंबर का क्वेश्चन कर दिया, यहां भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, यहां पे लिख रखा है मार्क्स ऑफ स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर करवाना पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल शिफ्ट में ही होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। सिलेबस दे रखा है क्या क्या रहता है, सिलेबस आप लोग देख लेना, वही नॉर्मल सिलेबस है, सिलेबस पे मत जाना, एसएससी सब कुछ पूछती है। ठीक है, ये फिजिकल वगैरह के बारे में दे रखा है। हो गई तसल्ली? हाँ जी, हो गई तसल्ली, आ गया नोटिफिकेशन, मजा आ गया। अब दोबारा से सुन लीजिए, पेपर आपका 2 सेशन में होगा। सेशन 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होंगे, 20 नंबर का मैथ्स होगा, 20 मतलब 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। समय 45 मिनट होगा। नंबर 60 मतलब 3-3 नंबर के हैं तो 60-60 नंबर का होगा, यानी कि 120 नंबर के ये दोनों सेक्शन, जो पहला सेशन है वो बनेगा आपका। उसके अलावा सेशन 2 रखा है इन्होंने, सेशन 2 जो इन्होंने रखा है उसमें 25 क्वेश्चन जीएस के हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रखी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक ही दिन में पेपर होगा, दोनों अलग अलग सेशन नहीं है, ये मत समझना कि दोनों अलग अलग दिन होंगे, साथ ही होगा तुरंत ही। ठीक है,
सो एमटीएस के नोटिस के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, आप ये जानकारी निकाल के, ठीक है। सो एमटीएस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब क्लास पे आ जाते हैं भाई। ध्यान देना, हमने पिछला पॉइंट आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं अ पीरियड ऑफ डिकेड्स, तो इस डिकेड के पीरियड की बात करते हैं तो द लगाते हैं, और दूसरा जब भी हम बात करते हैं पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के जो पीरियड के नाम होते हैं उनके साथ में भी आर्टिकल द आता है। जैसे हमने लिखा द मॉडर्न एज, द स्टोन एज, द विक्टोरियन एज, ईटीसी, इन सब के साथ में भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, जब भी हम किसी दिशा के नाम की बात करते हैं आर्टिकल द आता है, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। नेक्स्ट द नेम्स ऑफ होली बुक्स, यानी कि जितनी भी हमारी पवित्र पुस्तकें हैं उनके नाम के साथ में आर्टिकल द आता है, लाइक द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द गीता, ईटीसी, इन सब के साथ में भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा बहुत अच्छा पॉइंट ये रहता है, इस पर क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था, शिप के नाम, ट्रेन के नाम और एरोप्लेन के नाम, इन सब के नाम के साथ में भी आर्टिकल द आता है। जैसे दी टाइटैनिक शिप है, दी बुद्धा एयरलाइन का नाम है, दी जनता एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है। अभी अभी रिसेंटली जो श्रमिक ट्रेन है ना, उस पर क्वेश्चन आया था आर्टिकल द का, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था ना किसी में, उसमें आ रखा था, तो ध्यान रखना उसका भी, ठीक है। उसके अलावा साइंटिफिक इनोवेशंस जो हुए हैं उन सब के साथ में भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, लाइक द टेलीफोन, द टेलीविजन, द कंप्यूटर, द रेडियो, ठीक है। जब भी साइंटिफिक इनोवेशंस की हम बात करेंगे तो इनके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। आगे पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी, द लेबर पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब के साथ कंट्रीज के जितने भी नाम होंगे, ध्यान रखना, जितनी भी कंट्रीज के नाम हो उनमें दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। प्लूरल में अगर कंट्री का नाम है तो आर्टिकल द आएगा, और उसके अलावा अगर किसी देश के नाम में यूनाइटेड दे रखा हो, रिपब्लिक दे रखा हो, तो उसके साथ में भी आर्टिकल द आएगा। जैसे कि नीदरलैंड्स को प्लूरल में लिखा जाता है तो आर्टिकल द आता है, फिलीपींस को प्लूरल में लिखा जाता है तो आर्टिकल द आता है, यूके में यूनाइटेड शब्द आता है तो आर्टिकल द आता है, यूएसए में आपका यूनाइटेड शब्द आता है तो आर्टिकल द आता है, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, आई हैव एन इनवाइट फ्रॉम अ फ्रेंड टू विजिट दी कनाडा। दी कैनेडा, कैनेडा में ना तो प्लूरल है ना ही आपका कोई यूनाइटेड या ऐसा शब्द आ रखा है, तो कैनेडा के साथ द नहीं आएगा। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में द आएगा, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द लगा दीजिए। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, कनाडा और द यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कनाडा के साथ द है। अच्छा, ये नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पे एंड की जगह पे और लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनवाइट में ऐसे कुछ ऑप्शनल थोड़ी ना होगा कि या तो कनाडा आ जाओ या यूके आ जाओ, मतलब यूएसए आ जाओ। ऑप्शनल नहीं रहा होगा, दोनों चीजों का रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शनल नहीं हो सकता इसीलिए, ठीक है भाई। भाई ये हमारा रैंकर्स 5.0 बैच है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बहुत शानदार बैच है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें क्लासेस चलेंगी आपकी। प्री प्लस मेंस को ये बैच कवर करता है, पूरा प्री भी और मेंस भी, ठीक है। हर एग्जाम के लिए 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है ये बैच। 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, अपडेटेड कंटेंट मिलता है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा, सारे नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड सीट्स मिलेंगी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि रैंकर्स 5.0 ना लेते हुए आप लोग कोशिश करें कि कॉम्बो बैच लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ऐसी गलती होती है, पहले मैथ्स का स्पेशल बैच ले लेंगे या इंग्लिश का स्पेशल ले लेंगे, फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार सारा लेना चाहिए था, फिर उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे केस में पहले ही इंश्योर करो कि कॉम्बो बैच शुरुआत में लो, क्योंकि कॉम्बो बैच में आपको बहुत शानदार शानदार टीचर्स मिलते हैं। विक्रम सर रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के सबसे जबरदस्त टीचर पूरे मार्केट में, पूरे मुखर्जी नगर में सबसे बेहतरीन टीचर रीजनिंग के विक्रम सर। मैथ्स में आदित्य रंजन सर, जिनसे बढ़िया मैथ्स आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पढ़ाए। आदित्य सर से बढ़िया मैथ्स कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, मतलब कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता।
इंग्लिश आप लोग पढ़ ही रहे हैं, मेरे से आप क्लास देख रहे हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप परचेज कर सकते हैं बैच, ठीक है। कॉम्बो बैच का जो प्राइस रहता है वो 2500 रुपये रहता है, यानी कि अगर चारों बैच अलग अलग लिए जाएं, हाँ इसमें जीके जीएस भी रहती है, हमारी बहुत शानदार टीम जीके जीएस पढ़ाती है आपको, तो ये बैच आपको काफ़ी डिस्काउंट पे मिल जाता है। उसके अलावा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, अगर आपको रिकॉर्डेड पढ़ना है, प्री और मेंस दोनों की कवरेज देता है ये बैच भी। इस बैच की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है आपको, यानी कि वैलिडिटी का पंगा ही खत्म है, एक बार बैच लो बात ही खत्म, ठीक है। सो आज की क्लास को भाई यहीं तक रखेंगे, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कल भी एक बहुत शानदार क्लास होगी, सारे बच्चे क्लास में जरूर आना। एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, बढ़िया से पढ़ाई करिए, बढ़िया से फॉर्म भरिए और बढ़िया से एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।